हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, घटना चक्र का फोर्थ या 5 पार्ट होगा, मतलब क्वेश्चन 50 इस बार फिर से देखेंगे। तो क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल होता है। यानी कि संसद के जो दो सत्र होते हैं उनमें अधिक से अधिक कितने समय का अंतराल हो सकता है 6 माह का, यानी कि 6 माह का। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक की नियत तारीख के बीच अधिक से अधिक 6 मास का ही अंतराल हो सकता है। इस प्रकार एक वर्ष में 2 बार संसद का सत्र बुलाया जाता है। संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। और संसद के जो सत्र होता है वो राष्ट्रपति, तो उसकी जब दोनों 2 बार बुलाया जाता है, जब एक, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को एक साथ जब बुलाता है राष्ट्रपति, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जाते हैं? देखो, ऐसा कौन सा विधेयक है जो लोकसभा में ही भेजा जाता है? तो वह वित्त विधेयक। ठीक है, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ लोकसभा में ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस सीमा में कार्य संपादन ना करे। 14 दिन। देखो, अगर राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक, यानी लोकसभा से धन विधेयक पास हुआ और राज्यसभा में पहुंचा, और राज्यसभा ने धन विधेयक पर अगर 14 दिन के अंतर, ठीक है, कुछ भी कार्रवाई नहीं की, तो वो राज्यसभा में 14 दिन के बाद स्वतः पारित माना जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा द्वारा पारित होने के पश्चात धन विधेयक को राज्यसभा के पास भेजा जाता है, जिसे 14 अवधि के भीतर उसे अपनी सिफारिशों के साथ लौटाना होता है। यदि राज्यसभा इस अवधि में धन विधेयक को नहीं लौटाती है तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाता है? 14 दिन। राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, सभापति राज्यसभा का, या देखिए आगे, लोकसभा या कोई नहीं। देखो, राज्यसभा की बात हो रही क्या? राज्यसभा भंग नहीं होती है, ठीक है, वो स्थायी सदन है। लोकसभा भंग होती है, राज्यसभा भंग नहीं होती है। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, यह तथापि सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है। देखो, इनमें से कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसमें, मतलब राज्यसभा, सिंपल बात है, जब भंग होगा ही नहीं तो परिस्थिति कोई भी हो, राज्यसभा को भंग किया जाता है, राज्यसभा को भंग किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से क्या सही नहीं है? राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, दोनों ही सही है। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए एक व्यक्ति की आयु 21 वर्ष। देखो, अब इन दोनों में टक्कर होगी ना, तो सही कौन सा है? ये वाला सही है, तो गलत कौन सा हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की 18 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी कि 18 वर्ष मतदान करने का अधिकार 18 वर्ष है, ठीक है। तो आंसर सी है, यानी कि ये आंसर गलत है। संविधान के अनुच्छेद 173 खा के अनुसार राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आय न्यूनतम 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यसभा में सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा में कम से कम 30 वर्ष तो होनी चाहिए, ठीक है। 84B के तहत राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम 30 वर्ष, लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा कर अधिक अधिकार प्राप्त हैं? देखो, किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है? धन विधेयक, धनेतर विधेयक, नए अखिल भारतीय सेवाओं का गठन या संविधान संशोधन। देखो, धन विधेयक तो लोकसभा, धनेतर विधेयक वो भी लोकसभा, संविधान का संशोधन भी लोकसभा।
नई अखिल भारतीय सेवा का गठन, ठीक है, ये संवैधानिक नहीं। देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312(1) के अनुसार यदि राज्यसभा द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा यह संकल्प पारित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन आवश्यक होगा, संसद विधि द्वारा इस संदर्भ का उपबंध कर सकती है। संसद के दोनों सदनों में से किसी धनेतर यानी नॉन मनी विधेयक संबंधी असहमति होने पर विधेयक रद्द हो जाएगा। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर पर उस बिल का कानून बनाया जाएगा। राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला ली या राष्ट्रपति दोनों सदनों से पुनर्विचार के लिए कहेगा। तो राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सहमत की संयुक्त बैठक बुला लेगा। जब दोनों ही असहमत हो, मतलब अब लोकसभा BS राज्यसभा हो ना, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों की संयुक्त बैठक बुला लेगा। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों में धन विधेयक से इतर किसी विधेयक पर असहमति होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक पर विचार के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष करेगा। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाएगा? जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हों, यानी कि विधेयक में जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन में अस्वीकार कर दिया जाए, इस टाइम। भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है आकलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति या इनमें से कोई नहीं। तो लोक लेखा समिति है जो कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करेगी, ठीक है, लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा लोक लेखा समिति द्वारा की जाएगी। यह समिति जांच करने वाले विषयों का चयन संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की रिपोर्ट में से करती है, जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी समिति की बैठकों में भाग लेकर उसकी सहायता करते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? लोक लेखा समिति, आकलन समिति, लोक उपक्रम समिति या सरकारी आसन। तो आकलन समिति, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें आकलन या प्राक्कलन समिति के कुल 33 सदस्य होते हैं जो लोकसभा के लिए जाते हैं। विकल्पों में दी गई अन्य तीनों समितियों में लोकसभा के साथ राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य नहीं शामिल होते हैं, वो है प्राक्कलन समिति। भारत की संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में कौन सी हैं? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति या लोक उपक्रम समिति। तो वित्तीय समितियां, ठीक है, तो ये लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति और प्राक्कलन समिति, ये तीनों ही वित्तीय समितियां हैं। भारत में संसद की वित्तीय समितियों को लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समितियां शामिल हैं। सरकार की वित्तीय समितियां सरकार के खर्चे और कार्य निष्पादन की गहन छानबीन करने का काम करती हैं। इस प्रकार वित्तीय मामलों में प्रशासन का संसद के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? स्थायी समिति की बात हो रही है। लोक लेखा समिति स्थायी, प्राक्कलन समिति और देखते हैं लोक उपक्रम समिति या वित्त मंत्रालय। देखो वित्त मंत्रालय की ये स्थायी नहीं है, बाकी तीनों स्थायी है, ठीक है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, लोक लेखा समिति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। देखते हैं संसद की लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है, यानी प्रतिवर्ष किया जाता है। इस समिति के सदस्य 22 होते हैं, जिसमें 7 सदस्य राज्यसभा और 15 लोकसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत चुने जाते हैं। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। परंपरा अनुसार इस समिति में विपक्षी दल का नेता चुना जाता है, ठीक है। यानी कि जो लोक लेखा समिति है ना, उसका अध्यक्ष कौन होगा? उसका अध्यक्ष होगा अपोजिशन पार्टी का लीडर, जिसने अच्छा खासा बहुमत प्राप्त किया होगा, भले वो हार ही गया हो, लेकिन फिर भी। भारतीय संविधान संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? विपक्षी दल का नेता,
संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमणों के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थितियों की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो 1 महीने में। देखो, भारतीय संविधान के 352 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के द्वारा 1 माह के भीतर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा को मंजूरी आवश्यक है, अन्यथा वह घोषणा प्रवर्तन नहीं रहेगी। लोकसभा के अध्यक्ष को सामान्य परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं है, केवल टाई पड़ने पर मत देने का अधिकार है। सदन के अन्य सदस्यों की भांति मत देने का अधिकार है, सदन के क्षेत्र में केवल एक बार मत दे। तो जब टाई होगा ना, तो लोकसभा का अध्यक्ष मत देने का अधिकारी है। लेकिन देखो, लोकसभा का अध्यक्ष सामान्य परिस्थितियों में मत नहीं देता है, परंतु 100 के तहत किसी संकल्प पर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के पक्ष बराबर टाई होने की स्थिति में उसे मत देने का अधिकार है। साथ ही अनुच्छेद 96 के तहत यदि उसे पद से हटाने का संकल्प पर लोकसभा में मतदान होता है तो वह प्रथमता मत देने का अधिकारी है, परंतु ऐसी स्थिति में मत बराबर होने की दशा में वह मत देने का अधिकार नहीं है। देखो, राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? राज्यसभा के देखो 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल में 1/3 रिटायर होंगे। राज्यसभा स्थायी सदन है, यह कभी पूर्णतः विघटित नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का केवल सेवाकाल 6 वर्ष का है तथा प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर राज्यसभा में यथासंभव सबके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे, जिनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होंगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा के 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होंगे। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या संसद तथा विधानसभा? तो संसद है। जो नागरिकता प्राप्त किसको नागरिकता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी और किसको अगर मिली है तो उसके लिए प्रावधान क्या क्या होंगे, ये सब संसद डिसाइड करेगी। ठीक है, जो आर्टिकल है 11 में संसद नागरिकता प्राप्त करने के लिए अधिकार को विधि द्वारा विनियमित कर देती है। संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो वो होते हैं लोकसभा के, मंत्रिपरिषद लोकसभा। ठीक है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक को पारित होना होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक को पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से या उपस्थित सदस्यों के 3/4। तो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होता है संयुक्त बैठक में भेजे गए विधेयक को। संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। धन विधेयक के अतिरिक्त विधेयकों पर सदनों की असहमति के बाद संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है, जिसके अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक का भेजा गया विधेयक दोनों सदनों में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित होता है। संसद में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 79 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के कानून को बनाता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। देखो, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। भारतीय संविधान के संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के बाद विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति भी होना आवश्यक। कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगी। अतः अनुमति मतलब राष्ट्रपति की साइन। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? संसद के सत्र का अंत। ठीक है, यही है समापन के से आशय है। लोकसभा में से किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो वो करता है अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, वही डिसाइड करता है कि ये धन विधेयक है कि नहीं है। और धन विधेयक अगर प्रमाणित कर दिया तो वो जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति इसको अस्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ने ही इसको, राष्ट्रपति की सहमति पर ही ये आता है। संविधान के 110 और 110 के 3 और 4 के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उसका निश्चय अंतिम होता है। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो वो होता है लोकसभा का अध्यक्ष। अधीनस्थ विधायन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? वित्तीय विधान। देखो, अधीनस्थ विधायन समिति निम्नलिखित में किससे संबंधित? प्रत्यायोजित नगर पालिका, राज्य विधायक या वित्तीय? तो प्रत्यायोजित विधायन। देखो, प्रत्यायोजित बारे में देखते हैं। संसद के ऊपर
कार्य के भारी दबाव के कारण बहुत सा विधायी कार्य अधीन न्यायस्थ विधायन समितियों से कराया जाता है। यानी संसद के ऊपर कार्य के भारी दबाव के कारण बहुत सी विधायी कार्य अधीनस्थ विधायन समितियों से कराया जाता है, जिसे प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं। प्रत्यायोजित विधायन के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस पर दो प्रकार का नियंत्रण लगाया जाता है, न्यायिक नियंत्रण और संसदीय नियंत्रण। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियों एवं कार्य किस प्रकार विभाजित होते हैं, तो वो 3 सूचियाँ हैं, राज्य सूची, संवर्धित सूची और संघ सूची। ठीक है। 248 के तहत अवशिष्ट केंद्र सरकार को सौंपे जाते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संबंधित अधिकार, आंतरिक आपातकाल में अधिकार जिनका प्रयोग केंद्र सरकार और राज्य दोनों द्वारा किया जाता है, अधिकार जिनका केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है, तो यही सही है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार है। देखो, भारतीय संविधान के अधिकारों का विभाजन केंद्र की ओर होता है, अतः अवशिष्ट अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका को केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची में स्पष्ट रूप से जगह नहीं मिली है। भारत सरकार के अवशिष्ट अधिकार कौन से हैं, तो भारत सरकार के अवशिष्ट अधिकार केंद्र में निहित हैं। मतलब जो भी, देखो, जब फाइट होगी ना जैसे कि राज्य और केंद्र के बीच, तो केंद्र ही जीतेगा, ये देखना रखना। जो संविधान के अनुच्छेद 345 से 348 तक केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन हुआ है, जिसके तहत 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची का प्रावधान हुआ है। 248 के तहत राज्य सूची या संवर्धित सूची में शामिल न किए गए विषयों पर विधि बनाने का अन्य शक्ति अवशिष्ट अधिकार संसद अर्थात केंद्र के पास होती है। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे विट्ठल भाई पटेल। 1925 में लगभग बने थे। ठीक है, देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन। तो केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले सर्वप्रथम विट्ठल भाई पटेल थे 1925 में। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है कार्यपालिका नियत कार्यकाल होता है। कार्यपालिका के लोग प्रति संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसदीय प्रकार की एक सरकार की एक प्रमुख विशेषता है कार्यपालिका का नियत कार्यकाल। कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है। संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका देखो, तो इसका है संसद के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। देखो, संसदीय प्रकार की सरकार में कार्यपालिका अथवा अर्थात मंत्रिपरिषद अपनी प्रजातांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। साथ ही इसमें मंत्रीगण अथवा कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से ही लिए जाते हैं अथवा उन्हें निश्चित अवधि में विधायिका का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। दूसरी ओर राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है तथा यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी न होकर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। स्वतंत्र भारत में लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत में तो जीवी मावलंकर लोकसभा का पहले अध्यक्ष थे 1952 से लेकर 56 तक। स्वतंत्रता के उपरांत भारत में प्रथम निर्वाचित लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। उनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 मई 1956 के मध्य था। वे 17 नवंबर 1947 से संविधान सभा एवं तदनुसार 26 नवंबर 1949 से अंतिम संसद के भी अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, देखें आगे क्या है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। ठीक है, स्वतंत्र प्रथम अध्यक्ष बोले या स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष, दोनों एक ही हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कितनी बार बुलाया जाता है? एक वर्ष में 2 बार। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 अधिवेशन होते हैं। बजट अधिवेशन फरवरी से मई, वर्षाकालीन अधिवेशन जुलाई सितंबर और शीतकालीन अधिवेशन नवंबर दिसंबर। ठीक है, हालांकि राज्यसभा के संबंध में बजट अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। किसी एक वर्ष में 2 अधिवेशन होना आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक अधिवेशन की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को 6 मास के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए दोनों सदनों की बैठक के लिए आमंत्रित करना होता है। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितना हो सकता है? 6 माह का। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अवलंब
मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे कहते हैं। स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। देखो, किसी विधानमंडल में किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। तो स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। देखो, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा होती है उसे स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। एक असाधारण प्रक्रिया जिसके ग्रहित किए जाने पर सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है। निम्न में कौन सा सांसद संसद से संबंधित नहीं है? आमुख, स्थगन, भंग करना या बर्खास्त होना। तो बर्खास्त होना, ये शब्द है ना, संसद से संबंधित नहीं है। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो इसे कहेंगे तदर्थ समिति, जिसको एड को कमेटी कहते हैं। ठीक है, इस समिति को देखो, तदर्थ समिति किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाती है तथा जब वह अपना काम समाप्त कर लेती है तो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती है, तब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है कैबिनेट, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव। तो कैबिनेट सचिव शामिल नहीं है, बाकी सब तो हैं। देखो, मंत्रिमंडल में कैबिनेट सचिव को शामिल नहीं किया जाता, जबकि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री मंत्रिपरिषद का अंग होते हैं। अनुच्छेद 74 में कैबिनेट मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य संचालन में सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का होना अनिवार्य है और इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आमतौर पर सरकार से तात्पर्य मंत्रिपरिषद से होता है। ठीक है, अब बाकी सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।